नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CVL क्लासेस में। दोस्तों, आजकल मेरी जितनी भी वीडियो आ रही है वो सब बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल है। बोर्ड एग्ज़ाम में प्रतिवर्ष पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ये वीडियो जो है बनाई जा रही है, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको जो नंबर दिलाएगी वो बिल्कुल फिक्स नंबर होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा ये सेशन होगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर होगा। जैसा कि आज का हमारा सेशन है रसायन विज्ञान क्लास 10वीं और 12वीं के लिए, जो है यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। जी हाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। और आप देख सकते हैं कि ये कितने सन में प्रश्न पूछे गए हैं। आज मैं इन्हीं को कराने वाला हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में ना छूटे। और यहाँ से क्वेश्चन 100% आने ही आने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। अगर कहीं पर कोई कंसेप्ट समझ में ना आए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने हैं या आप नए हैं, अगर अभी तक बेल आइकन को ऑन नहीं किया है तो बेल आइकन को ऑन कर ले और वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों तक जो बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट में। आज हमें क्या क्या पढ़ना, पहले उसकी सारणी जान लेते हैं। आज हमें पढ़ना है सबसे महत्वपूर्ण एल्डोल संघनन विधि, उसके बाद कैनिजारो अभिक्रिया, उसके बाद HVZ जिसे हम कहते हैं हैल ओलहार्ड जेंस्की अभिक्रिया, जैसा कि यहाँ पे लिखा है ओलहार्ड जेंस्की अभिक्रिया, जिसको HV और Z से क्या करते हैं दर्शाते, जो कि यहाँ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला है क्लीमेंसन अपचयन विधि, और उसके बाद है विकार्बोक्सिलीकरण, उसके बाद है एस्टरीकरण या एसिटिक अम्ल की एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया, और लास्ट में सबसे हम पढ़ेंगे स्मिट अभिक्रिया। और आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन प्रतिवर्ष किस प्रकार से पूछे गए हैं। देखिए दोस्त, 2019, 2018, 2017, 2013, 2012, 2020, 2019, 15, 13, 11, 8, 6, तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए इसके पहले क्वेश्चन एल्डोल संघनन पर पढ़ते हैं। एल्डोल संघनन की बात करें तो आपके स्क्रीन पर एल्डोल संघनन आ चुका है। अब मैं इसकी परिभाषा को बहुत ही आसान तरीके से जो है समझाऊंगा। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप नोट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, बाद में मैं स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दे दूंगा, आप वहां से नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कह रहा कि जब एसिटल्डिहाइड के दो अणु, आपको परीक्षा में कैसे लिखना है, क्या लिखा है इससे हमको उतना मतलब नहीं है, हमें इससे आसान तरीके से करके हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप लिखेंगे NaH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब एसिटल्डिहाइड के दो अणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। जब तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में एसिटल्डिहाइड के दो अणु आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और क्रिया करते हैं तो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल या एल्डोल जिसे कहते हैं। यानी एसिटल्डिहाइड के दो अणु तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल या एल्डोल्ड का जब निर्माण करते हैं तो इसी अभिक्रिया को एल्डोल्ड संघनन अभिक्रिया कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन में भी एसिटल्डिहाइड, ये भी एसिटल्डिहाइड है, दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों, बस घुमा के लिखा गया है। कैसे? जैसे एक कार्बन इसमें है, दो कार्बन इसमें है, दो कार्बन इसमें है। हाइड्रोजन को देख लेते हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए, एक हाइड्रोजन और एक दो यहाँ पे है, 3 हाइड्रोजन हो गया, और एक यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यानी 4 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, 2 कार्बन में भी सेम है, केवल चीज़ों को घुमा के लिखा गया। यहाँ पे नीचे साफ साफ लिख दिया गया है एसिटल्डिहाइड के दो अणुओं को जो है तन सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब मिलाते हैं तो बन जाता है
बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल या एल्डोल्ड, और यही अभिक्रिया एल्डोल्ड संघनन अभिक्रिया कहलाती है। एल्डोल्ड संघनन अभिक्रिया कहलाती है। उम्मीद करता हूं कि पहला जो टॉपिक रहा जो आपको पूरा नंबर दिलाएगा वो आपको समझ में आ गया होगा। मेरे साथ नोट करते चलिए। आगे बढ़ते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया, ध्यान देखिएगा। कौन सी अभिक्रिया? कैनिजारो अभिक्रिया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैनिजारो अभिक्रिया करा कि वे आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें जो है लिखना है, जब एल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है और वह सोडियम फॉर्मेट तथा मेथिल अल्कोहल बनाता है तो इसी अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। एल्डिहाइड की किस एल्डिहाइड का मतलब होता है HCHO कह सकते हैं इसे, एस्टल्डिहाइड, या यहाँ पे देखिए HCHO, इसको फॉर्मेल्डिहाइड या आप एसिटल्डिहाइड ले सकते हैं, या आप इसके स्थान पर मेथिनल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड आपको लेना है। उस एल्डिहाइड की रासायनिक अभिक्रिया आपको KOH या NOH किसी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर देना है, करा देना। देखिए जैसे इसने कराया, यहाँ पे इस रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इसने कराया है रिएक्शन किससे किससे, इसने कराया फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया है और इसकी रासायनिक अभिक्रिया जो है कराया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड, जब फॉर्मेल्डिहाइड की रासायनिक अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो सोडियम फॉर्मेट और मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। सोडियम फॉर्मेट मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। सोडियम फॉर्मेट मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है तो इसी अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। जब जो है एल्डिहाइड की रासायनिक अभिक्रिया किसी जो है प्रबल क्षार यानी NaOH के साथ कराई जाती है तो वहाँ पे प्राप्त होता है HCOONA और साथ में बनाता है मेथिल अल्कोहल। यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, कि वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं NaOH KOH के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अल्कोहल देते हैं और इसी अभिक्रिया को जो है कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। घुमा के दूसरी तरह से बोल रहा है, हम सीधा बोलेंगे कि जब एल्डिहाइड यौगिक जो है क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है तो बनाता है सोडियम फॉर्मेट और मेथिल अल्कोहल, और यह अभिक्रिया जो है कैनिजारो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते हैं जिसको मैंने अभी इसका फुल फॉर्म बताया था आपको। थोड़ी सी अभिक्रिया थोड़ी सी बड़ी है रिएक्शन लेकिन आसान है। इसका नाम है HVW, जिसका पूरा नाम होता है दोस्तों, जिसका पूरा नाम होता है, ध्यान दीजिए, हैल देखिए हैल ओल्हार्ड यहाँ पे देखिए जेलिंस्की हैल ओल्हार्ड जेलिंस्की, ये HVZ का पूरा नाम है। ठीक है ना। देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि जब आप एसिटिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया, ये जब आप एसिटिक अम्ल में क्लोरीन मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, क्लोरीन, जब आप एसिटिक अम्ल में क्लोरीन मिलाते हैं और क्लोरीन मिला के जो है वहाँ उनमें से लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, ध्यान सुनिएगा, जब आप एसिटिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया, या आप रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि जब आप एसिटिक अम्ल में क्लोरीन मिलाते हैं और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में जो है उसमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अणु क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। मिलाते किसको हैं, आप मिलाते हैं क्लोरीन को और निकालते किसको हैं, यहाँ पर आप निकालते हैं यहाँ पर लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। यहाँ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में आप क्या करते हैं, किसको निकाल लेते हैं, HCl के एक HCl अणुओं को। तो जैसे आप HCl के अणुओं को निकालते हैं तो आपको मोनो एसिटिक अम्ल, डाई एसिटिक अम्ल और ट्राई एसिटिक अम्ल आपका बन जाता है। तो इस अभिक्रिया को HVZ अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसे रिएक्शन से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। सामने लिखा है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फार्मूला, जिसको आप सामान्य भाषा में सिरका भी बोलते हैं, ये है CH3
COOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है दोस्तों, CH3COOH। इसमें CH3COOH में प्लस जोड़ देता है Cl2 और निकाल लेता है इसमें से HCl। HCl से माइनस कर देना, HCl इसमें से निकाल देना है। तो ध्यान से देखिए, जब आप एसिटिक अम्ल में जो है Cl2 मिलाएंगे और यहाँ से HCl निकाल लेंगे तो आपका बनेगा CH2Cl COOH। आप अपनी कॉपी में रिएक्शन करिएगा, आपको मिलेगा CH2Cl COOH, जिसे हम कहते हैं, क्योंकि अब तक इसमें क्लोरीन नहीं था, अब जो है एक क्लोरीन आ गया है। जब एक क्लोरीन आ गया तो मोनोक्लोराइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है मोनोक्लोरो COH से एसिटिक अम्ल। फिर आपको वही क्रिया करनी है। मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल में आपको क्या मिला देना है, फिर से आपको क्लोरीन का एक अणु दो अणु मिलाने हैं और ये Cl का एक अणु क्या करना है, फिर से बाहर निकाल लेना है। जब आप Cl के फिर से एक अणु बाहर निकाल लेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप तब क्लोरीन के दो अणु हो जाएंगे रिएक्शन में, और जब क्लोरीन के दो अणु हो गए अभिक्रिया में तो वो बन जाएगा डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल। फिर आपको उसमें से क्या करना है, फिर आपको जो है संयोजन कर देना है क्लोरीन के दो अणु का, और यह Cl के एक अणु को क्या करना है, आपको बाहर निकाल लेना है। और जब आप Cl के एक अणु को बाहर निकालेंगे तो फिर आपको प्राप्त होगा CCl3COOH, यानी ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। आपको प्राप्त हो जाएगा ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। और जब आपको ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा तो मतलब ये है कि एसिटिक अम्ल में क्लोरीन के संयुग्मन से और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जो है मतलब होता है निष्कासन से, जब मोनोएसिटिक अम्ल, डाइएसिटिक अम्ल और ट्राइएसिटिक अम्ल प्राप्त होता है तो इस अभिक्रिया को HVZ अभिक्रिया कहते हैं। कह रहा है कि जब एसिटिक अम्ल में क्लोरीन के संयुग्मन का तथा HCl के निष्कासन से मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल और जो है डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल और जो है ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल बनते हैं, तो इस अभिक्रिया को HVZ अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, HVZ अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, अब तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब जो है आपको अगला जो है पढ़ना है क्लीमेंसन अपचयन। आपका अगला टॉपिक है क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन में कह रहा है कि क्लीमेंसन अपचयन, इसको समझते हैं। ये भी बहुत ही आसान सी प्रोसेस है। कह रहा कि जब आपके पास जब एल्डिहाइड तथा कीटोन को जिंक अमलगम यानी जिंक के साथ जब Hg मिला रहता है, जिंक के साथ Hg मिला रहता है, उसे अमलगम बोलते हैं जिंक का। कह रहा है कि जब एल्डिहाइड तथा कीटोन के साथ जिंक अमलगम और HCl के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वे संगत हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं हम क्या, उसे ही कहते हैं क्लीमेंसन अपचयन। आपको लिखना, देखिए कीटोन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप जो है जिंक अमलगम, आप यहाँ जिंक अमलगम, जब मरकरी इसमें मिल गई तो उसका अमलगम बन गया। जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जल इसमें से बाहर निकाल लेना है, यानी ऑक्सीजन भी बाहर निकल जाएगा और यहाँ से 2 हाइड्रोजन भी बाहर निकल जाएगा। और जब 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे केवल बचेगा CH और बचेगा C और बचेगा H, और यहाँ देखिए 4 ठो H और जुड़ जाएगा। तो टोटल H की संख्या कितनी हो गई, 4, ये 1 5 और 1 6 और 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन एथेन का फार्मूला होता है दोस्तों। देखिए 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। यानी कीटोन ग्रुप से जिंक अमलगम की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब जल के अणु बाहर निकाल लिए जाते हैं तो वह कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एथेन में या एक एल्केन में, या कभी कभी से किताबों में हाइड्रोकार्बन भी लिखा होता है, क्योंकि ये CH3 आप कह सकते हैं इसको, जहाँ ये कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक होते हैं। तो आपको लिखना है कि परीक्षा में किस प्रकार से लिखना है, आपको लिखना है एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप
जब जो है जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करते हैं, जल के अणु का निष्कासन करके और हाइड्रोजन उसमें संयुग्मित करते। देखिए 4 अणु हाइड्रोजन क्या हुए हैं, जुड़े, यहाँ पर 4 अणु हाइड्रोजन के जुड़ चुके हैं। हाइड्रोजन संयुग्मित होकर जब एल्केन या हाइड्रोकार्बन या फिर एथेन बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समय की अपनी सीमा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलते हैं। करा कि विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है जब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल को NaOH और CaO की उपस्थिति में मिला के क्या करते हैं, गर्म करते हैं। करा कि मिला के गर्म करते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, आपको जब हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, जब आपको एल्केन प्राप्त होता है, तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं विकार्बोक्सिलीकरण। देखिएगा यहाँ पे जहाँ RCOOH मतलब इसको कहते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या बोलते हैं, जहाँ R का मतलब मेथिल एथिल प्रोपिल, आप जो भी रख सकते हैं लेकिन आपको एल्किल ही रखना है। ठीक है, तो RCOOH जो है NaOH तथा CaO की उपस्थिति में जब RH का मतलब होता है कि यह बनाते हैं हाइड्रोकार्बन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। R मतलब CH3R, ये R की जगह पर रखा, H की जगह पर रखेंगे CH4 हो जाएगा, मतलब एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन बन जाएगा। तो कह रहा कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaO की उपस्थिति में जो है गर्म किया जाता है तो वह किस में बदल जाता है, मतलब एल्केनों में बदल जाता है, और साथ ही साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। और यहाँ पे CO2 का निष्कासन हो जाता है। कहीं कहीं पर जो NaOH को हमेशा सोडा लाइम लिखता है, क्या लिखता है, इसका एक और नाम है सोडा लाइम। इसको याद रखिएगा, जब मैं मेथेन पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। इसको सोडा लाइम भी कहते हैं, NaOH को कास्टिक सोडा भी कहते हैं, जिस नाम से आपको अच्छा लगे आप बुला सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब एसिटिक अम्ल NaOH सोडा लाइम या सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaO कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह एल्केन में बदल जाता है, एल्केन बनाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया को विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़े, रिएक्शन आप देख रहे हैं। एस्टरीकरण, एस्टरीकरण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों को अल्कोहल के साथ शांत, ये देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिटिक अम्ल है, ये एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं और गर्म करते हुए एथिल एसीटेट में बदल जाते हैं। एथिल एसीटेट का मतलब एथिल एसीटेट में बदल जाते हैं, यानी एस्टर में बदल जाते हैं, और तो इनका क्या हो जाता है, एस्टरीकरण हो जाता है, इनका एस्टरीकरण हो जाता है। करा कि जब एसिटिक अम्ल जो है एथिल अल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद जो है यह किसमें करा कि एथिल एसीटेट जो कि एक एस्टर होता है, एथिल एसीटेट में बदल जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस संपूर्ण अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं। जैसा कि रिएक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे एसिटिक अम्ल हमने लिया है और यहाँ पे एथिल अल्कोहल लिया है C2H5OH, और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में से क्या कर दिया है, गर्म कर दिया है। और जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में से गर्म किया है तो गर्म करते इसने एथिल एसीटेट बना दिया है, और एथिल एसीटेट बनाते हुए और जल भी मुक्त किया साथ में। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं एस्टरीकरण। इससे पहले हमने आपको पढ़ा विकार्बोक्सिलीकरण। और आगे बढ़ते हैं, एक आपका छूट जा रहा स्मिट अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एल्डोल्ड अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया, ये सारी अभिक्रियाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए समझते हैं। कह रहा कि आप जब एसिटिक अम्ल और जो है हाइड्रोजोइक अम्ल को सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक मिलाकर गर्म करते हैं तो आपको मेथिल एमीन प्राप्त होता है, और साथ में नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, लेकिन प्राथमिक मेथिल एमीन
जो है आपको मिल जाता है प्राथमिक एमीन मिल जाता है। जो प्राथमिक एमीन मिलता है ये आप इस तरह से लिखेंगे परीक्षा में, जब एसिटिक अम्ल को सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में N3H हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ मिलाकर गर्म करते हैं, और जब मिलाकर गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन में परिवर्तित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को श्मिट अभिक्रिया कहते हैं, तथा साथ में नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होती है, बनती है। ठीक है ना दोस्तों। जब आप एसिटिक अम्ल को सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में N3H हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ मिलाकर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो प्राथमिक एमीन या मेथिलेमीन प्राप्त हो जाता है। और जो मेथिलेमीन प्राप्त होता है उसके साथ साथ नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, तथा इस अभिक्रिया को आप क्या कहते हैं, श्मिट अभिक्रिया। तो उम्मीद करता हूं कि ये श्मिट अभिक्रिया आपको बहुत बेहतर समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आई है तो इसको फटाफट नोट करिए और अब कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको टॉपिक कहाँ पे समझ में नहीं आया है। मैं अब आपको एक चांस दे रहा हूँ जिसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखने वाले बच्चे साथ में लिख सकते हैं वीडियो को थोड़ा सा पुश करके। तो ध्यान से देखिएगा, इस तरह से आप जो है इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा टॉपिक है आपके पास, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, इसका भी ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े। इन इम्पोर्टेंट प्रश्नों में जो मैंने कहा था, एल्डोल्ड अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, और फिर HVZ अभिक्रिया, क्लीमेंसन अभिक्रिया, और उसके बाद वी कार्बोक्सिलीकरण, एस्टरीकरण, और साथ ही साथ जो है श्मिट अभिक्रिया। ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 आज 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कराया है। और ये परीक्षा में तो आप जानते हैं कि 100% पूछा जाता है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप जो है तैयार कर लीजिएगा। और अगर कहीं पर टॉपिक उसके बावजूद आपको समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलते हैं, अपनी पढ़ाई करते रहिए, बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, अब मन से लग जाइए। थोड़ी ठंडी ज़रूर है, ठंडी से बचाव करते हुए पढ़ाई पर लगे रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।